ये कहानी 24 दिसंबर 1971 की है। क्रिसमस की शाम थी, लेकिन पेरू के लीमा एयरपोर्ट पर माहौल त्योहार जैसा कम और बेचैनी वाला ज्यादा था। 17 साल की जूलियाइन कॉप्के अपनी मां के साथ फ्लाइट लैंसा 508 में बैठी थी। उनका प्लान था पुकाल्पा जाने का, जहां जूलियाइन के पिता, जो एक बायोलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञानी थे, उनका इंतजार कर रहे थे। वो लोग जंगल के बीच एक रिसर्च स्टेशन में रहते थे। जूलियन को जंगल की समझ थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वो जंगल उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही विमान एंडीज पहाड़ों के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक बदल गया। गहरे काले बादल घिरे और पूरा विमान बुरी तरह हिलने लगा। अंदर लोग चीखने लगे, सामान गिरने लगा। जूलियन की मां ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और धीरे से कहा, लगता है ये अंत है। तभी एक तेज रोशनी हुई, बिजली सीधे विमान के राइट विंग पर गिरी। एक धमाका हुआ, विमान हवा में ही टूट गया। जूलियन को बाद में बस इतना याद रहा कि वो अपनी सीट पर बंधी हुई थी और हवा में तेजी से नीचे गिर रही थी। उसके आसपास विमान नहीं था, बस हवा का शोर और नीचे दिखाई देता हुआ गहरा हरा जंगल। वो 10,000 फीट यानी लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही थी। उस पल में डर का एहसास भी खत्म हो गया था, बस एक अजीब सी शांति थी। फिर सब कुछ काला पड़ गया। जब जूलियन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो जमीन पर थी, जंगल की गीली मिट्टी और सूखे पत्तों के बीच। उसकी सीट बेल्ट अभी भी उसके जिस्म पर बंधी थी। उसने हिलने की कोशिश की तो दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी कॉलरबोन टूट चुकी थी, एक आंख बुरी तरह सूज गई थी और पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे। लेकिन चमत्कार ये था कि वो जिंदा थी। शायद पेड़ों की घनी शाखाओं ने उसकी गिरने की रफ्तार कम कर दी थी। सबसे पहले उसने अपनी माँ को पुकारा, माँ माँ, लेकिन जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ बारिश की टप टप और कीड़ों की आवाजें थीं। वो अकेली थी, अमेज़न के घने खतरनाक जंगल के बीच, जहाँ हर कदम पर जहरीले सांप, स्पाइडर्स और प्रेडिटर्स का खतरा होता है। पहले दिन वो सदमे में थी। उसने विमान का मलबा ढूंढने की कोशिश की, शायद कोई और जिंदा हो, शायद खाने को कुछ मिल जाए। उसे कुछ टॉफियां मिली जो मलबे में गिरी थीं। बस यही उसका अगले कुछ दिनों का खाना होने वाला था। उसने लाशों को देखा जो सीटों पर अभी भी बंधी हुई थीं। वो दृश्य किसी बच्चे के लिए तो क्या, किसी बड़े के लिए भी सहन करने लायक नहीं था। जूलियन को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अपने पिता की एक सीख याद की, अगर तुम कभी जंगल में खो जाओ तो पानी ढूंढो। छोटी नाली बड़ी नदी में मिलती है और बड़ी नदी के किनारे इंसान मिलते हैं। जूलियन ने एक छोटी सी पानी की धारा ढूंढी और उसका पीछा करना शुरू किया। ये सफर आसान नहीं था। अमेज़न का जंगल जमीन पर चलने लायक नहीं होता। घनी झाड़ियां, कांटे और दलदल रास्ता रोकते हैं। कई बार उसे पानी के अंदर से चलना पड़ा। पानी में पिरान्हा मछलियां और स्टिंग रेस थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दिन ढलता और रात होती तो डर दुगना हो जाता। रात को जंगल जाग उठता है, तरह तरह की आवाजें आती थी। जूलियन को नींद नहीं आती थी। वो बस पेड़ के सहारे बैठती और सुबह का इंतजार करती। मच्छर और कीड़े उसके जख्मों पर हमला करते थे। उसकी सूजी हुई आंख और खुले जख्मों पर मक्खियां भिनभिनाती रहती थीं। तीसरे दिन उसे सर्च प्लेन्स की आवाज सुनाई दी। ऊपर आसमान में विमान घूम रहे थे। जूलियन ने चीखने की कोशिश की, अपने हाथ हिलाए, लेकिन जंगल की कैनोपी इतनी घनी थी कि ऊपर से नीचे जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद विमान चले गए। ये वो पल था जब जूलियन की उम्मीद टूटने लगी। उसे लगा कि अब दुनिया ने उसे मरा हुआ मान लिया है। अब मैं पूरी तरह अकेली हूँ, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके अंदर जीने की जिद थी। चौथे और पांचवें दिन तक भूख ने उसे तोड़ दिया था। वो टॉफियां खत्म हो चुकी थीं। वो नदी का गंदा पानी पी रही थी। उसके पैरों में कट्स लग गए थे जो अब इन्फेक्टेड हो रहे थे। सबसे बुरा तब हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ के गहरे जख्म पर मक्खियों ने अपने अंडे दे दिए हैं। वहां मैगेट्स पैदा हो गए थे जो उसका मांस खा रहे थे। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि रुकने का मतलब मौत है। वो नदी के किनारे चलती रही। धूप तेज थी, डिहाइड्रेशन से उसका गला सूख गया था। कभी कभी उसे हैल्यूसिनेशंस होने लगते। उसे लगता कि सामने कोई खड़ा है या कहीं खाना रखा है, पर वहां कुछ नहीं होता था। 10वें दिन यानी डे 10 पर जूलियन की हालत बेहद खराब थी। वो अब चल भी नहीं पा रही थी, बस नदी के किनारे घिसट रही थी, क्रॉलिंग। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। नदी के किनारे एक बड़ी चीज। उसे लगा फिर से कोई भ्रम है, लेकिन जब वो पास गई तो उसने देखा वो एक नाव थी, एक इंसानी चीज।
इसका मतलब आसपास लोग हैं। उसने नाव को छुआ, वो असली थी। थोड़ी दूर ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी थी। जूलियन ने अपनी बची कुची ताकत लगाई और उस झोपड़ी तक गई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ एक डीजल का कैन रखा था। उसे याद आया कि उसके पिता ने बताया था कि डीजल से जख्मों के कीड़े निकाले जा सकते हैं। उसने वो डीजल अपने ओपन वुंड पर डाला। दर्द से वो चीख पड़ी, जैसे आग लग गई हो, लेकिन उसने हिम्मत करके 30 से ज्यादा कीड़े अपने जख्म से निकाले। वो रात उसने वहीं झोपड़ी में गुजारी। अगली सुबह 11वें दिन उसे लोगों की आवाजें सुनाई दी। पहले उसे लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन फिर दरवाजे पर 3 आदमी दिखाई दिए। वो लोकल वुड कटर्स थे, लकड़हारे। जब उन्होंने जूलियन को देखा तो वो डर गए। जूलियन की हालत ऐसी थी, आंखें सूजी हुई, कपड़े फटे हुए, खून से लथपथ और दुबली पतली। वो किसी भूत जैसी लग रही थी। लेकिन जूलियन ने टूटी फूटी स्पेनिश में कहा, मैं उस विमान हादसे में थी जो गिर गया था। मेरा नाम जूलियन है। उन लोगों ने उसे पानी दिया, खाना दिया और उसके जख्मों को साफ किया। अगले दिन वो उसे अपनी नाव में बिठाकर करीबी शहर ले गए, जहां से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 91 लोगों में से सिर्फ जूलियन ही थी जो उस विमान हादसे और उसके बाद के 11 दिनों के नर्क से जिंदा वापस आई थी। उसने मौत को सिर्फ करीब से देखा नहीं था, बल्कि उससे लड़कर वापस आई थी। जंगल ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और उसके पिता की दी हुई सीख ने उसे बचा लिया। आज भी जब लोग सर्वाइवल की बात करते हैं, तो जूलियन कॉप्के की कहानी एक मिसाल मानी जाती है कि इंसान का शरीर चाहे कितना भी कमजोर हो, अगर दिमाग में जीने की जिद हो, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है।